हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल पार्टनरशिप पे चर्चा स्टार्ट कर दी थी हमने। आज बेटा हल्का सा रिवीजन और आगे की बात बढ़ाते हैं। बेटा बाबू, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। और कल हमने डेफिनेशन रीड भी की थी बेटा, एज इट इज लर्न करनी है। बेटा डेफिनेशन थी, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और बेटा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का दूसरा नाम है म्यूचुअल एजेंसी। और बेटा पूरा एनालिसिस कल हमने कर लिया था कि क्या म्यूचुअल एजेंसी होती है। इसमें हमने एक बात पढ़ी थी बेटा कि सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल हैं, सारे के सारे पार्टनर एजेंट हैं, सब मालिक हैं, सब नौकर हैं बेटा, ठीक है ना। एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर सकता है बेटा। देखो सब मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, अगर एक इंसान चाहे तो अकेला भी बिजनेस चला सकता है। सर पढ़ा था ना आपने, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने इससे ज़्यादा ही एनालिसिस किया होगा, कम नहीं किया होगा, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी आएगी ज़्यादा पढ़ने से। मैंने कहा भी था कल मैं रीड कराऊंगा बेटा, जहाँ पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ ये डेफिनेशन भी दी गई है। और आपको बता देता हूँ पार्टनरशिप का 7th फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। आराम से म्यूचुअल एजेंसी रीड कर दो, डेफिनेशन रीड कर दो, मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई आपको। सर आगे बढ़ते हैं, फीचर स्टार्ट करते हैं। अभी समझ लो एक फीचर हो गया 7th नंबर पे लिखा गया म्यूचुअल एजेंसी। बेटा मेरे हिसाब से पेपर में शॉर्ट नोट लिखा जा चुका है म्यूचुअल एजेंसी पे, बाकी देखते हैं क्या होता है। बेटा और फीचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर यहाँ पर भी बेटा वही है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, फॉर्मेशन, बस एक डिफरेंस के साथ। वहाँ पर बेटा फीचर फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों की बात करता है, यहाँ सिर्फ फॉर्मेशन की बात है कि पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट होती है। और बेटा मैं जब पढ़ाऊंगा ना ये तो उधर वाली बात बताकर चलता रहूँगा ताकि आपको वो भी याद रहता रहे कि हमने पढ़ा क्या था। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप पे कोई कानून नहीं लगता बेटा। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शायद ही कोई फॉर्मेलिटी होगी, हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। याद है आपको बेटा बात। बाबू अब यहां पर बता देता हूं, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय अ एक्ट नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो बेटा पार्टनर्स को एक रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और समझदार को इशारा काफी है। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? कल बोला था ना बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। तो बेटा पार्टनरशिप डीड में बेटा अगर आप पार्टनरशिप डीड बना लेते हो तो बेटा बिजनेस स्टार्ट हो गया। यानी कि क्या मैं यहां पर भी ये बोल सकता हूं कि बेटा देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। सर आपको पता है पार्टनरशिप डीड बनाने में कितनी देर लगती है? 2 घंटे में बना के दे दूंगा बेटा, यानी कि 2 घंटे में बिजनेस शुरू करा दूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो 1 मिनट नहीं लगता, दुकान का शटर उठाओ बिजनेस शुरू। लेकिन पार्टनरशिप में भी सर कोई खासी देर नहीं लगती, एक लीगल एग्रीमेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट, दैट्स इट। जिसके लिए बेटा सिर्फ 2 घंटे लगेंगे बेटा, एक पार्टनरशिप डीड ही तो बनानी है, हो गया जी बिजनेस शुरू। तो बेटा मैं बोल सकता हूं देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन इन द केस ऑफ पार्टनरशिप टू। समझ आई बात? लेकिन एक बड़ी जरूरी बात बेटा, पार्टनरशिप हम तभी मानते हैं जब बेटा आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो। बेटा अगर 2 लोग या उससे ज्यादा लोग मिल गए फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस तो बेटा वो पार्टनरशिप नहीं होगी। समझ लो बेटा। बेटा मोटिव शुड बी अर्निंग प्रॉफिट। अगर पैसा कमाने के लिए नहीं मिले आप 4 लोगों ने मिलकर बेटा काम धंधा शुरू करा और काम धंधा ये है बेटा कि आप क्या करते हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई कराते हो, सर ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप सिर्फ
और सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जाती है, यानी कि बेटा प्रॉफिट मोटिव का होना बड़ा जरूरी है। सर पहला चैप्टर पढ़ के आए हो, बिजनेस बनता नहीं बेटा बिना प्रॉफिट मोटिव के। सर याद नहीं है क्या, बिजनेस बनता है क्या बिना प्रॉफिट मोटिव के? बिजनेस के लिए बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होना जरूरी है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट की इंटेंट होना बड़ा जरूरी है। प्रॉफिट की इंटेंट नहीं तो बिजनेस ही नहीं, और अगर बिजनेस नहीं तो बेटा बिजनेस की फॉर्म कैसे हो सकते हो आप? मैं पढ़ा तो बिजनेस की फॉर्म रहा हूं ना। समझ आई बात? फॉर्मेशन वर्ड क्लियर है? रीड करके बता रहे हो, फटाफट से रीड करके बताओ बेटा। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग का नाम है लायबिलिटी। वहां पर भी बेटा सेकंड फीचर लायबिलिटी था, वहां की भी चर्चा कर लेंगे बेटा, और पार्टनरशिप की भी। 20 मिनट लगाऊंगा इस हेडिंग पर, पूरा टाइम खर्च करेंगे बेटा, लेकिन ऐसी पता होना चाहिए ये हेडिंग कि आपसे बेटर किसी को नहीं पता, आपके टीचर्स को भी नहीं पता होनी चाहिए आपसे बेटर। लो प्यारे बच्चों, बात करूंगा हेडिंग की लायबिलिटी। और प्यारे बच्चों, जब सोल प्रोप्राइटरशिप में ये हेडिंग लिखी थी तब एक बात बोली थी, जब भी ये हेडिंग दिखाई देना तो बेटा हमें हमेशा डिसाइड करना होता है वेदर द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड और द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मुझे हमेशा ये सोचना होता है कि बेटा मेरे इस बिजनेस फॉर्म की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। और आपको याद करा देता हूं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। याद आया ना बेटा बात? आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि पार्टनरशिप में भी बेटा लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। और क्या मतलब होता है अनलिमिटेड का, बहुत अच्छे से जानते हो, दोबारा एक्सप्लेनेशन। लेकिन बेटा मैं सिर्फ ये बात बताने के लिए हेडिंग नहीं पढ़ा रहा, मुझे इससे ज्यादा चर्चा करनी है, सुनते चलना बेटा। 3 पार्टनर मिले, ए बी और सी, लेट सपोज ए बी और सी, और बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ 2:3:5, यानी कि बेटा ए का प्रॉफिट में शेयर है 2 आउट ऑफ टोटल इज 10, यानी कि बेटा ए का शेयर है प्रॉफिट में 2/10, बेटा बी का शेयर है 3/10 और बेटा सी का शेयर है 5/10। ये शेयर डिसाइड हो गया प्रॉफिट एंड लॉसेस का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड है। बेटा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ये पैसे लेकर आए। बेटा 20 लाख लेकर आया ए, 30 लाख लेकर आया बी और 50 लाख लेकर आया सी। बेटा 1 करोड़ रुपए इन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिए। 1 CR से बेटा इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चलता रहा और बेटा इन्होंने बेटा बिजनेस में बहुत सारा कर्जा चढ़ा दिया, और कर्जे की बेटा वर्थ है 1,70 लाख। बेटा इसमें से बहुत सारा अमाउंट बैंक लोन का है, जितना पैसा इन्होंने लगाया उतना ही बैंक लोन ले लिया था 1 करोड़ का। और बेटा क्रेडिटर से 70 लाख का माल उठा के बैठे, अब किसी का पैसा नहीं दे रहे बेटा, 1,70,00,000 का माल गबन कर लिया इन्होंने। बेटा बैंक ने केटा केस फाइल कर दिया इनके ऊपर, क्रेडिटर ने भी केस फाइल कर दिया, कोर्ट में बात पहुंच गई। बेटा अब बहुत आराम से इस बात को समझना। बेटा सबसे पहली बात, जब भी आपकी बिजनेस एसेट्स बिजनेस लायबिलिटी को नहीं चुकता पाएंगी, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब भी आपकी बिजनेस एसेट्स बिजनेस लायबिलिटी को नहीं चुकता पाएंगी, आपकी पर्सनल एसेट्स बेची जा सकती हैं। ए की भी, बी की भी और सी की भी। क्यों बेची जा सकती हैं बेटा? क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर लॉ कह देता आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड वर्ड का मतलब ही ये होता है बेटा कभी पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं जाएगी, बस बिजनेस एसेट बेच लो जितनी बेचनी है, बेटा पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। लेकिन बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और पार्टनरशिप में भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, योर पर्सनल एसेट कुड आल्सो बी सोल्ड आउट। तो बेटा कोर्ट ने कहा आपकी पर्सनल एसेट तो बेचेंगे। वो बेचेंगे कैसे बेटा, ये समझते हैं। बेटा लेट सपोज ए बी और सी के नाम पर्सनल एसेट्स हैं, जिसकी वैल्यू है बेटा 20 लाख, 40 लाख, और बेटा सी के पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लो ऐसा है, ठीक है। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है जी, बताओ कितनी आपके पास बिजनेस एसेट्स हैं। कोर्ट ने आपकी दुकान, घर बार, बैंक बैलेंस, सॉरी घर तो नहीं, दुकान में पड़ा हुआ फर्नीचर, दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक, आपकी दुकान का करंट अकाउंट, सब कुछ सीज कर दिया, और फंड रियलाइज हुआ बेटा 1 करोड़। 1 करोड़ का तामझाम बेचकर बेटा अभी भी आपने 70 लाख रुपए का कर्जा देना है।
कोर्ट ने कहा इनकी पर्सनल एसेट बेच दो जैसे जैसे ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। बेटा आप प्रॉफिट शेयर करते थे 2:3:5 में। कल एक बात बोली थी बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कंफ्यूज मत हो जाना, इट इज ऑल्सो द लॉस शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। नाम जरूर PSR है बेटा, ये नहीं है कि प्रॉफिट शेयर होगा लॉस भी ऐसे ही बटेगा, तो बेटा कर्जा भी ऐसे ही बटेगा। अब कर्जा है 70 लाख का, ए का शेयर है 2/10, यानी कि बेटा 14 लाख रुपए ए को देने हैं। ए की पर्सनल एसेट कोर्ट बिकवाएगा बेटा, 14 लाख चुकता देगा। बेटा बी 3/10 देगा, 70 लाख का 3/10 यानी कि 21 लाख रुपए, और ऐसे ही बेटा सी से लिए जाएंगे 35 लाख रुपए। बेटा आपने पे कर दिए, बहुत अच्छी बात, निपट गया कर्जा आपका। समझ आई पहले बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बताया और कुछ नहीं बताया। पहले बताओ इतनी बात ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये बात आई थी, तब भी बात बताई थी बेटा, ओके। बढ़े आगे। अब एक बात सुनना बेटा, NCERT में एक और वर्ड लिखा गया है लायबिलिटी में, जिसपे बेटा मोस्ट ऑफ द टीचर प्रकाश नहीं डालते। आज मैं प्रकाश डाल दूं, ले आओ बेटा एक हैलोजन बल्ब ले आओ बेटा, प्रकाश पूरा अच्छे से डालेंगे। बेटा एक और बात लिखी गई है, खाली लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती बेटा। पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मजेदार बात है ये, और बहुत आराम से समझना बेटा। NCERT में लिखा गया है पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल। NCERT में ये वर्ड नहीं है बेटा, वर्ड इज इंडिविजुअली लायबल। सेवरली और इंडिविजुअली एक ही मतलब होता है, समझना जरा सामने। बेटा बुक नहीं पढ़ा सकती, बुक पढ़ा सकती होती आप यहाँ ना होते। सामने देखो बेटा, कहता है पार्टनर्स मिलाकर भी लायबल हैं और पार्टनर्स अकेले अकेले भी लायबल हैं, ज्वाइंटली भी लायबल हैं कर्जे के लिए और अकेले अकेले भी लायबल हैं। सुन लो बेटा, ये ज्वाइंटली लायबल का ही मैंने एग्जांपल दिया। पहले बिजनेस एसेट्स बेची गई, 70 लाख का कर्जा अभी भी बच गया। कोर्ट ने कहा यू आर ज्वाइंटली लायबल, मिलाकर लायबल हो आप, सारे मिलाकर लायबल हो। जैसे प्रॉफिट बांटते हो वैसे लॉसेस बांट दो। आपने बेटा लॉसेस बांट लिए, बहुत अच्छी बात। बेटा मैं बोलता हूं तब क्या होगा अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। बेटा इसके पास 10 लाख रुपए हैं पर्सनल एसेट के नाम पर, इसके पास 15 लाख रुपए हैं और इसके पास 45 लाख रुपए। सुनना बहुत काम की बात है बेटा, बहुत काम की बात, आराम से सुनना, आपको समझ में आएगा। पार्टनरशिप में बेटा बड़े सारे ड्रॉबैक है। कहता है बेटा पार्टनर्स आर सेवरली लायबल। सेवरली मतलब आप इंडिविजुअली भी लायबल हो हर कर्जे के लिए। बेटा 70 लाख का कर्जा चढ़ गया, 70 लाख का कर्जा चढ़ गया, कोर्ट ने कहा यू आर ज्वाइंटली लायबल, मिलाकर लायबल हो, मिलाकर पैसे दो। ए ने कहा मेरे हिस्से के 14 लाख बैठते हैं भाई, मेरे पास है नहीं 10 है, 10 ले लो। बी ने कहा भाई मेरे हिस्से के 21 लाख बैठते हैं, 15 है, 15 ले ले। इसने कहा जी मेरे हिस्से के 35 लाख बैठते हैं, मैं 35 लाख देने को तैयार हूं। कोर्ट ने कहा ज्यादा पल्ला मत झाड़ो, आप 10 दोगे, आप 15 दोगे, ये 35 देगा। 35 और 15 50 और 10 60, 60 ही लाख दोगे क्या? देना कितना है? 70 लाख। कोर्ट ने कहा यू आर इंडिविजुअली लायबल टू। सर कोर्ट ने बोला आपकी मिलाकर एसेट कितनी हुई? 10 और 15 25 और 45 70। कोर्ट ने कहा बेच दो सारी। सी ने कहा जी मैंने तो 35 ही देने हैं। कोर्ट ने कहा यू आर इंडिविजुअली लायबल टू, आप अकेले भी लायबल हो इस सारे कर्जे के लिए। अब हो गया क्या? सुनो बेटा 70 की 70 लाख की एसेट बेच दी गई और बेटा आउटसाइडर के 70 लाख चुकता दिए गए, लेकिन बेटा इसके हिस्से की लायबिलिटी सिर्फ 35 लाख थी। आपने इससे 45 लाख रुपए तो ले लिए। कोर्ट ने तो एक बार इसकी पर्सनल एसेट उठाई और बेच दी, लेकिन कोर्ट ने हाथों हाथ बोला कि आप ए और बी के ऊपर एक केस डालो, अभी हम ही डलवाएंगे। कोर्ट ही डलवाती है अपने सामने केस। बेटा सी एक केस डालेगा ए के ऊपर, कितने रुपए के लिए? इसने बेटा ए के हिस्से के 4 लाख रुपए पे कर रखे हैं। 4 लाख रुपए का केस डालेगा बेटा इसके ऊपर, ऐसे ही बेटा इसके ऊपर 6 लाख का केस डालेगा, इसके हिस्से के 6 लाख पे कर रखे हैं। लेकिन बेटा एक बार आप आउटसाइडर के तो पैसे दोगे ही दोगे। और मैं बोलता हूं कोर्ट इज टोटली लॉजिकल। देखो कोर्ट क्यों लॉजिकल है मैं समझाता हूं। बेटा देखो, अगर आप ये कहोगे कि मेरे पास 10 है, मेरे से 10 ही ले लो, मेरे पास 15 है, मेरे से 15 ही ले लो, और मेरे हिस्से के 35 है, 35 ले लो। आपने आउटसाइडर को दिए 60 लाख, आप हो गए फ्री, 10 लाख रुपए बचा गए।
यार आप तीनों पार्टनर हो, 10 साल से पार्टनरशिप फर्म में हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपस में निकलवाना एक दूसरे से पैसे कोटने का, आउटसाइडर को क्यों परेशान करते हो? आपकी सारी एसेट बेची, आउटसाइडर को तो कर दिया फ्री। और बेटा जब सी ए और बी का पार्टनर है तो अच्छे से जानता है बेटा, यानी कि ए और बी इसके साथ लॉयल्टी से बरतेंगे, कम से कम इसके साथ तो ईमानदारी दिखाएंगे, आपका पार्टनर था। बेटा सी ने कर्जा डाला, बेटा केस डाला ए के ऊपर बी के ऊपर, कल को बेटा ए और बी पैसा कमाएंगे, सबसे पहले सी का कर्जा उतारेंगे। आउटसाइडर को कभी कोर्ट परेशान नहीं होने देती बेटा। आप पार्टनर हो, आपस में परेशान हो, पार्टनरशिप करी थी ना बेटा, परेशान होने के लिए तो करी थी। समझ आई ये बात? क्लियर है बात बेटा? हेडिंग का नाम है बेटा ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। बेटा अच्छा तब क्या हो, मेरी तरफ देखना, तब क्या हो बेटा, ए के पास पर्सनल एसेट नहीं है, बी के पास नहीं है, सी के पास 70 लाख है। सर 70 के 70 लाख की बेच दी जाएगी। बेटा वर्ड लिखा है यू आर इंडिविजुअली लायबल टू, खाली मिलाकर लायबल नहीं हो, अकेले अकेले भी लायबल हो बेटा। इतनी खतरनाक है पार्टनरशिप फर्म। आपके पार्टनर के पास कुछ नहीं है पर्सनल एसेट के नाम पर, आपके नाम है, आपकी बेच दी जाएंगी सारी एसेट्स। ये 70 के 70 लाख की कोर्ट बिकवा देगी बेटा, और बाद में कहेगी डाल दो ए के ऊपर केस 14 लाख का, डाल दो बी के ऊपर केस 21 लाख का, डालते रहो बेटा, जब कमाएगा तब देगा आपके। फिलहाल तो बेटा आपका बिक ही गया सब कुछ। समझ आई बात? अच्छा तब क्या होगा बेटा, इसके पास है 10 लाख, इसके पास है 20 लाख, और इसके पास है बेटा 30 लाख, है ही नहीं पूरा 70 लाख। सर जितना है उतना तो बिकवाओ और तीनों को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराओ। सर पता है ना बेटा, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में बात कर चुका हूं बेटा। आपने देने हैं 14 लाख है, 10 लाख, आपने देने हैं 21 लाख है, 20 लाख, आपने देने हैं 35 लाख है, 30 लाख, किसी के पास पैसे बुरे नहीं, सारा तामझाम बिकवाओ बेटा, आउटसाइडर को 60 लाख दो बेटा, तीनों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे बेटा, अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करेंगे। सर मैंने प्रोसीजर भी बताया था कैसे डिक्लेयर होता है बेटा इंसान दिवालिया। बेटा ये कोर्ट में कहेंगे कि कोर्ट हम कंगाल हो चुके हैं, हमें फ्री करो इस 10 लाख के कर्जे से। हम कहाँ से देंगे 10 लाख, 60 लाख दे तो दिया 70 के बदले में। बेटा कोर्ट कहेगा जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी के कम से कम 2 न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटो निकलवाओ, और बेटा नाम लिखवाओ अपना, मेरा नाम ये है, मैं कंगाल हो चुका हूँ, दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे को कोई कर्जा ना दे, तब जाकर आप इस 10 लाख के कर्जे से फ्री होगे। ठीक है ना बेटा? अ मैटर ऑफ सीरियस डिसरेप्यूट। ठीक है ना बेटा? जिस सिटी में आप रहते हो बेटा, न्यूज़पेपर में आपकी फोटो छपी है, आप कंगाल हो, मुझे कोई कर्जा ना दे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। समझ आई बात? बेटा देखो कोर्ट कभी ये नहीं कह सकती कि इस इंसान की चमड़ी उधेड़ दो, या वो खाली हो चुका है बेटा, ये थोड़ी कहोगे कि अपना ऑर्गन बेच के पैसे दे। सीधा सा है बेटा, आपको लाइबिलिटी से फ्री करेगी कोर्ट, और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। ठीक है ना? आफ्टर ऑल हमारे लॉ बने हैं बेटा, लेकिन ह्यूमैनिटी की भी टेक केयर करनी है कि नहीं करनी। क्लियर बात? समझ आई बेटा? लाइबिलिटी हेडिंग रीड करके बताना, समझ आएगी वर्ड बाय वर्ड, आपको ढंग से पढ़ना बेटा। थर्ड फीचर बहुत सिंपल है बेटा, फीचर का नाम है रिस्क बियरिंग। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल चुप हो जाओ, आराम से इस बात को समझ लो बेटा। ये हेडिंग वहां पर भी आई थी, 3rd ही नंबर पे थी, वहां पर नाम था बेटा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। बेटा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, और यहां पर हेडिंग का नाम है बेटा रिस्क बियरिंग। बेटा मेरी तरफ देखना बेटा, वहां पर मैं ये बोलता था कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो सारा आपका, और भगवान ना करे अगर आपको लॉसेस हो जाते हैं तो बेटा शेयर करने वो भी नहीं आने वाला, वो भी सारे आपके। सो सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ऑनर, सारा प्रॉफिट भी आपका, सारे लॉसेस भी आपके। लेकिन बेटा ये पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ इंसान रिस्क अकेले बियर नहीं करता। यानी कि बेटा अगर बिजनेस में लॉसेस हो गए, रिस्क का मतलब यहाँ लॉसेस से है, भगवान ना करे अगर आपके बिजनेस में बेटा लॉसेस हो जाते हैं तो बेटा यहाँ आप अकेले भुगतने के लिए नहीं हो, आपके पास और भी पार्टनर है बेटा। लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज वेल एज द प्रॉफिट।
लॉस कमाया वो भी सारे पार्टनर बांटेंगे पीएसआर में, और प्रॉफिट कमाया तो बेटा वो भी सारे पार्टनर बांटेंगे बेटा पीएसआर में। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर आपके लिए ये एक एडवांटेज हो जाता है कि बेटा लॉस अकेले बियर नहीं करना, ठीक है ना, उसको बियर करने के लिए आपके पास पार्टनर्स बैठे। क्लियर है बात। और कुछ भी नहीं लिखा गया, इसी वजह से ज्यादा एनालिसिस नहीं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, फोर्थ हेडिंग है बेटा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इस पे बात करेंगे ठीक ठाक, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सर फोर्थ नंबर पर फीचर वहां पर भी कंट्रोल लिखा गया था, यहां पर भी कंट्रोल है, पर बेटा हल्का सा हेडिंग को ट्विस्ट किया इन्होंने, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। और समझना बेटा बाबू, वहां पर मैंने इसको लिंक किया था एक मेरिट के साथ जिसका नाम था क्विक डिसीजन मेकिंग, याद है आपको बेटा। और मैंने यही बोला था 100% डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ प्रोप्राइटर ओनली। 100 के 100% कंट्रोल प्रोप्राइटर का होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है, बड़ी इमीडिएट होती है, बड़ी प्रॉम्प्ट होती है। याद आई आपको बात। अब बेटा मैं यहां पर बताता हूं लिखना क्या, सुनना। सर यहां पर क्या एक पार्टनर का 100% कंट्रोल होता है? नहीं बेटा, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड है कि 20% कंट्रोल, 30%, 50%, आप बोल सकते हो ऐसे कंट्रोल है आपका। बेटा आपको बता देता हूं, जनरली पार्टनरशिप फर्म में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेटा म्यूचुअल कंसेंट पर बेस्ड होते हैं। सारे पार्टनर एक जगह पर बैठते हैं बेटा, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं बेटा, और उसके बाद कोई सी डिसीजन पर आप पहुंचते हो। नॉर्मली ऐसे काम होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। एक इंसान को कभी राइट नहीं होता डिसीजन लेने का, चाहे लॉ कहता हो बेटा कि एक इंसान अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है, लेकिन जनरली पार्टनरशिप फर्म में बेटा एक पार्टनर अकेले नहीं चलता। हमेशा बेटा बैठकर डिसाइड कर कर आप म्यूचुअल कंसेंट से जजमेंट लेते हो। आपको बता देता हूं बेटा, यहीं मैं इस बात को एक एडवांटेज से लिंक कर देता हूं। एक एडवांटेज आएगी, शायद सेकंड नंबर पे लिखी गई है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बेटा सेकंड नंबर पे लिखी गई है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, मेरी तरफ देखना। कह रहा है बेटा पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन मेकिंग इज बैलेंस्ड। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बेटा बैलेंस्ड होती है? बेटा ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बेटा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर पता है क्या करते हैं, एक दूसरे में ना ज्यादा इंटरफेयर ना कर कर अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हैं। समझाने के लिए बेटा बात बोलता हूं, एबीसी ने बेटा पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, ठीक है। ए इज एमबीए इन सेल्स, ए ने बेटा एमबीए किया है सेल्स में, और बेटा बी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से जानता है, सी बेटा मार्केटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत ही बेटा, और अकाउंट्स बना लेता है। तो बेटा आप क्या कर रहे हो? ए कह रहा है भाई मैं तो बेचने वाला काम संभाल लूंगा, थोड़ी बहुत ही देख मैं परचेज भी देख लूंगा। बी ने कहा यार ठीक है मैं प्रोडक्शन देख लेता हूं बेटा। सी ने कहा ठीक है मैं मार्केटिंग और बेटा अकाउंट्स देख लेता हूं। बेटा सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में उलझ नहीं रहे, इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, सब अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट ले रहे हैं। और बेटा जब आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लोगे तो जजमेंट बहुत अच्छा आने वाला है बेटा। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। एक तो बेटा म्यूचुअल कंसेंट से हम जजमेंट लेते हैं, और एक बेटा अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हैं। और समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, मेरे ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही होता है। मेरी भी पार्टनरशिप फर्म है, क्लाइंट एंटर हुआ, नया क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा जी इनकम टैक्स के बारे में कुछ बोलना था, मेरा पार्टनर चुप हो जाता है बेटा, उसको पता है कि यही बात करेगा, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है बेटा, मैं ही बात करता हूँ। जैसे ही क्लाइंट एंटर होता है, कहता है जीएसटी के बारे में बात करनी है, मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ। मैंने कहा कर ले भाई बात। सर जब आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हो, क्लाइंट चला गया, उसने मेरे साथ केस डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे है, क्या करना चाहिए, हमने म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करा ऐसे करना चाहिए। सर जब हम अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हैं और मिलकर जजमेंट लेते हैं तो जजमेंट बहुत अच्छी आती है बेटा। इसी को बोला गया बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई किसी से उलझ ही नहीं रहा, इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहे हम। क्लियर बात? क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? फीचर एज वेल एज एडवांटेज दोनों रीड करो और रिस्क बियरिंग भी रीड करो। जल्दी से बताओ बेटा, अब दो हेडिंग फीचर में बची हैं। सबसे पहले सिक्स्थ फीचर करेंगे, फिर फिफ्थ। सिक्स्थ है बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स। बेटा इस पे चर्चा करते हैं, बल्कि बिल्कुल छोटी सी बात है, 1 मिनट में खत्म है। मेरी तरफ देखना बेटा, पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होती है?
कम से कम 2 चाहिए ना बेटा, एक इंसान तो नहीं पार्टनरशिप कर सकता, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड होगी पार्टनरशिप, ऐसे तो नहीं पार्टनरशिप डीड दोनों हाथों से साइन। बेटा कम से कम पार्टनर रिक्वायर्ड है 2 एंड मैक्सिमम इट कैन बी 50। पुराना जमाना नया जमाना सारा बता दूं, लेकिन भूल मत जाना 50 ही याद रखनी है आपको काउंटिंग। मेरे टाइम पर बेटा ऐसा बोला जाता था कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए। अगर आप बैंक खोल रहे हो तो बेटा आप मैक्सिमम 10 हो सकते हो, बैंक के अलावा कुछ भी कर लो तो आप 20 हो सकते हो। ये पुराना जमाना था। फिर कानून बदला गया, इसको पहले करा गया मैक्सिमम 100, 10 और 20 से इसकी काउंटिंग हटा के इसको सीधा कर दिया गया 100। फिर दोबारा चेंजेस करके इसको 50 लाया गया, यानी कि एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसको 50 लाने की, लेकिन आपको याद 50 ही रखना, भूल जाओ सारी बात बीच में क्या हुआ। मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में एंड मैक्सिमम इट कैन बी 50, 50 से ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, हिस्ट्री भूल जाना बेटा, मुझे नहीं चाहिए हिस्ट्री। ओके बात बेटा। अब मुद्दा उठता है 5th फीचर का, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। और प्यारे बच्चों ये बड़े मज़ेदार बात है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे मिथ बड़े ज़्यादा होते हैं और दूर हो जाते हैं। सब सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ, और बेटा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। बेटा जब सोल प्रोप्राइटरशिप में बात आती थी ना, तो बेटा फीचर में ही नाम लिखा हुआ था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, और वहाँ बोलते थे बेटा एक इंसान है, मर जाएगा बेटा पता भी नहीं लगेगा, बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा, फिजिकली मेंटली इल हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, जेल हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। सर मैं बोलता हूँ एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई बेटा 10 पार्टनर के साथ, ABCDEFGH, ये 10 पार्टनर है बेटा H तक। बेटा आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, H की डेथ हो गई, पार्टनरशिप फर्म बंद या चलती रहेगी? बस आधों के दिमाग में, तो मैं बता रहा हूं देखो, वहां हम ऐसे सोचते हैं एक इंसान है मर गया तो बंद, यहां हमें लगता है यार 10 हैं, एक के मरने से क्या फर्क पड़ता है, 9 हैं चलती रहेगी। बेटा बंद, और 100% बंद। अब आपको लग रहा होगा क्यों 9% नहीं चला सकते? बेटा नहीं चला सकते। मैं बोलता हूं अगर इसी साल लॉस हो गया, देखो सुनो, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी होगी 10 बंदों की, ठीक है ना, चलो 10 का एग्जांपल नहीं देता, ज्यादा हो जाएगा। ABCD मान लो 4 पार्टनर थे, D की डेथ हो गई, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे थी बेटा 1:2:3:1, ऐसे थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि D का हिस्सा था बेटा प्रॉफिट में चाहे लॉस में 1/7। बेटा जब तक प्रॉफिट होते हैं ना, D की डेथ होगी, आप चुपचाप से बेटा सेम पार्टनरशिप डीड पे फर्म चलाते रहे ABC। जब तक प्रॉफिट होंगे ना तब तक लड़ाई होगी नहीं, पहली बात तो प्रॉफिट में भी लड़ाई होगी। बेटा प्रॉफिट हुए, अब D का हिस्सा 1/7, ये रखे कौन? अभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, A कहेगा मुझे भी दो, B कहेगा मुझे भी, C कहेगा मुझे भी, ठीक है ना। A ने कहा इक्वली ले लेते हैं, C ने कहा इक्वली कैसे ले लेते हैं भाई, मेरा शेयर आप तीनों में से सबसे ज़्यादा है तो D का हिस्सा भी सबसे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। B ने कहा उससे कम मुझे मिलना चाहिए, A ने कहा मैं क्यों लूँगा सबसे कम। अभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, 1 मिनट नहीं लगेगा बेटा और आप कोर्ट पहुँच जाओगे। और मैं बोलता हूँ चलो प्रॉफिट अगर आपने इक्वली बांट भी लिया, B और C एग्री कर भी गए कि बांट लो, अगले साल लॉस हो गया बेटा, अब बोला C चलो अब लॉसेस भी इक्वली बांटो, A ने कहा मैं क्यों बांटू इक्वली, मेरे को प्रॉफिट जब देते थे पिछले 10 साल तो मेरे को कितना कम प्रॉफिट देते थे तुम, अब मुझसे कह रहे हो कि लॉसेस बराबर बांटो, क्यों बांटो? सर लॉस वाले साल ही लड़ाई हो जाती है। तो कभी भी ध्यान रख लेना, अगर एक पार्टनर भी गया, भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाए, चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे इम्प्रिजनमेंट हो जाए, चाहे मेंटली इल हो जाए, चाहे फिजिकली इल हो जाए, बिजनेस विल कम्स टू एन एंड। बेटा डी गया, हाथों हाथ ए और बी और सी बेटा बिजनेस खत्म कर देंगे। बेटा रिमेनिंग पार्टनर कैन डू द सेम बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहें बिजनेस कंटिन्यू करना, कर तो सकते हैं बेटा। एबीसी कह रहे हैं हम बिजनेस रखेंगे चालू, बेटा सेम पार्टनरशिप डीड पे आप कभी चालू नहीं रखोगे, आपको पता है इसकी वजह से लड़ाई होगी बेटा। प्रॉफिट या लॉस हुआ, डी का हिस्सा समझ नहीं आएगा बेटा कोई कितना ले, तो आप करोगे क्या, एक नई पार्टनरशिप डीड बनाओगे। नई पार्टनरशिप डीड बनाने का मतलब ही क्या है, पुरानी के टुकड़े हो जाएंगे, और जैसे ही टुकड़े होंगे बेटा फर्म खत्म। पार्टनरशिप डीड ही तो पार्टनरशिप है, ये गई तो पार्टनरशिप भी गई। समझ आई बात? एक भी पार्टनर गया, किसी भी वजह से गया, पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है बेटा। रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड। और न्यू पार्टनरशिप डीड बनाने का मतलब ही क्या बेटा, नई पार्टनरशिप बनाना।
यानी कि पुरानी खत्म ही होगी। क्लैरिटी से समझ आई ना ये बात बेटा? रीड करके बताना जी, दोनों बातें ओके हैं क्या बेटा? एडवांटेज में पहली हेडिंग लिखी गई है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मेरे प्यारे बच्चों मुझे कुछ बोलना नहीं है, समझदार को इशारा काफी। बेटा फीचर की पहली हेडिंग थी फॉर्मेशन, और मैंने यहां पर बोली थी ये बात, एक पार्टनरशिप डीडी तो चाहिए, और चाहिए क्या बेटा? 2 घंटे में तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। बेटा यही बात को इन्होंने एडवांटेज में लिख दिया ईज इन फॉर्मेशन। बेटा फीचर है फॉर्मेशन आंखें, और एडवांटेज है सुंदर आंखें, ठीक है ना बेटा? ईज इन फॉर्मेशन, सारा मैटर उठाना, कट कॉपी पेस्ट वहां पे चिपकाना, बेटा हेडिंग खत्म, मुझे कुछ नहीं बताना ईज इन फॉर्मेशन। क्लियर बात? तो आज हमने सारे फीचर कर लिए बेटा, 2 एडवांटेज करके जा रहे हैं बेटा, पहली और दूसरी। रेस्ट कल करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बाबू। बाय बाय।